मानविकी विद्यापीठ द्वारा संचालित इस परामर्श सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएसडी 16 की। जैसा कि आप जानते हैं, एमएसडी 16 भारतीय उपन्यास से संबंधित पाठ्यक्रम है और यह जो एमएसडी 13, 14, 15 और 16 उपन्यास का एक पूरा मॉड्यूल है, उसका एक हिस्सा है। एमए द्वितीय वर्ष में जब आप आ गए हैं, आपको अध्ययन सामग्री मिल गई होगी और आपने देखा होगा कि एमए के पहले साल के बाद एमए के दूसरे साल में आपको उपन्यास का एक पूरा मॉड्यूल पढ़ना है। अभी आपके लिए यही विकल्प उपलब्ध है जिसमें आपको एमएसडी 13, 14, 15 और 16 पढ़ना है। एमएसडी 13 में आप सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, 14 प्रेमचंद से संबंधित है, 15 में कुछ और विशिष्ट उपन्यास आप पढ़ते हैं और 16 भारतीय उपन्यासों का यह पाठ्यक्रम है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रसिद्ध आलोचक चिंतक प्रोफेसर मैनेजर पांडे उपस्थित हैं। आपको जो यह पुस्तक मिली होगी विवेचना की, आप सब विद्यार्थियों को मिल गई होगी, आपने इसे पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। इस पुस्तक में भी प्रोफेसर पांडे के 2 निबंध संकलित हैं, भारतीय उपन्यास की भारतीयता और भारतीय उपन्यास और प्रेमचंद के संबंधों को लेकर। यह पाठ्यक्रम जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, इसके विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी रहे हैं प्रोफेसर पांडे। तो ये हमारा सौभाग्य है आप सबका भी कि आज वो परामर्श के लिए उपस्थित हैं, आज आपसे बातचीत करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल हो भारतीय उपन्यास को लेकर, प्रेमचंद को लेकर, भारतीय उपन्यास और प्रेमचंद का पूरा संबंध कैसे विकसित होता है, कैसे बनता है, इनको लेकर तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। प्रोफेसर पांडे, आपका स्वागत करते हैं हम। और हम चाहते हैं कि आज विद्यार्थियों को आप भारतीय उपन्यास के बारे में बताएं, प्रेमचंद से जो रिश्ता बनता है उसके बारे में बताएं, कैसे मतलब शक्ल भारतीय उपन्यास की आती है, भारतीय उपन्यास कैसे बनता है, इस सब के बारे में विस्तार से बताएं। स्वागत है। जितेंद्र जी, सारी दुनिया में उपन्यास का इतिहास जी लगभग 400 वर्ष पुराना है। अभी 2 साल पहले बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में डॉन क्विक्जोट जी नाम के उपन्यास की 400वीं जयंती मनाई गई थी। बिल्कुल। और उस पर बहुत बातचीत हुई और यूरोप की विभिन्न भाषाओं की पत्रिकाओं में जी डॉन क्विक्जोट और उसके लेखक सार्वेंटीज पर अनेक अंक निकले। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में उपन्यास का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद भारत की विभिन्न भाषाओं में उपन्यास की धीरे धीरे शुरुआत हुई। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1850 के बाद मराठी में, बंगला में धीरे धीरे उपन्यास आने लगे। यह भी ध्यान रखना चाहिए उपन्यास के भारत में विकास के प्रसंग में कि भारत में उपन्यास एक तरह से यूरोपीय प्रभाव, प्रेरणा और संबंध के कारण आया। तो अब यह भी ध्यान में रखने की बात है कि जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन पहले स्थापित हुआ,
शिक्षा संस्थाएं पहले बनी, नया बौद्धिक वर्ग पहले विकसित हुआ और उसी के साथ उपन्यास के लिए अत्यंत आवश्यक प्रेस और प्रकाशन की व्यवस्था पहले हुई। बिल्कुल बिल्कुल। वही उपन्यास पहले पैदा हुआ। इसके साथ एक और बात ध्यान में रखने की है कि उपन्यास के लिए दो अनिवार्य शर्तें हैं। किसी भी समाज में उपन्यास हो, इसके लिए पहली जरूरत ये है कि गद्य का व्यवस्थित विकास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि पत्र पत्रिकाओं का विकास आवश्यक है, क्योंकि यूरोप में भी और उसी तरह भारत में भी आरंभ में उपन्यास पत्रिकाओं में धारावाहिक छपा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। तो फिर मैं कह रहा हूं कि प्रेस, प्रकाशन, जी, गद्य और पत्र पत्रिकाओं का विकास चूंकि भारत में 19वीं सदी में शुरू हुआ, जी, जी। इसीलिए उपन्यास नाम की जो विधा है, साहित्य का जो रूप है, वह भी 19वीं सदी के मध्य के बाद ही भारत में शुरू होता है। जी बिल्कुल। अब भारत में उपन्यास का जो आगमन है, उसकी कुछ परिस्थितियों पर हम लोगों को और जो लोग भारतीय उपन्यास का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उनको जरूर ध्यान देना चाहिए कि यूरोप में उपन्यास जिन परिस्थितियों में पैदा हुआ, उनसे बहुत भिन्न परिस्थितियां भारत में थी। बिल्कुल बिल्कुल। उपन्यास के जन्म, विकास, विस्तार के लिए एक बहुत जरूरी बात है कि स्वतंत्रता की चेतना और भावना समाज में हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की चेतना उपन्यास का प्राण है। मैं इस बात की थोड़ी चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन अभी ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जब उपन्यास आया तो देश ही स्वतंत्र नहीं था। बिल्कुल। बाकी स्वतंत्रता तो छोड़ दीजिए, स्वतंत्रता 3-4 तरह से हिंदुस्तान में नहीं थी। एक तो देश गुलाम था, तो सारे बौद्धिकों के भी मन पर पराधीनता का प्रभाव तो था ही। निश्चित निश्चित, तो पूरा समाज ही उसी ढंग का था। दूसरी बात यह है कि उपन्यास के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति स्वतंत्र हो अपने जीवन और समाज में। भारत में 2-3 कारणों से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था। एक तो जाति व्यवस्था नाम की जो संस्था है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को एकदम महत्व नहीं देती। जी। इसमें व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं होता, बल्कि उसकी जाति का महत्व होता है। इसलिए यह जाति व्यवस्था भी स्वतंत्रता को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के कारण उपन्यास के जन्म और विकास में बाधक थी। तीसरी बात यह है कि भारतीय समाज में सामंती प्रभाव बहुत थे। जी। और यूरोप में जब उपन्यास का विकास हो रहा था तो उसके साथ ही पूंजीवाद का विकास हो रहा था। जी बिल्कुल। और पूंजीवाद के विकास के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता का विकास हुआ, बल्कि आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की एक पूरी विचारधारा विकसित हुई, जिसको व्यक्तिवाद कहा जाता है। जी। हिंदुस्तान में
जाति और धर्म के बंधनों में बंधा हुआ मनुष्य व्यक्ति के रूप में भी स्वतंत्र नहीं था, फिर व्यक्तिवाद की संभावना तो बहुत कम थी, लगभग नहीं थी। इसीलिए यूरोप में जिस तरह से बड़े आलोचक जॉर्ज लुकास ने कहा था कि उपन्यास का नायक प्रॉब्लमेटिक माने समस्याग्रस्त व्यक्ति हुआ करता है, तो वो समस्या उसकी अपनी होती है। उस अपनी समस्या में भले ही समाज की समस्या भी प्रतिबिंबित हो, लेकिन मूलतः और मुख्यतः वह व्यक्ति की समस्या होती है। यहाँ चूंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण ही नहीं था, बिल्कुल। उसकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए उसकी समस्या होने के बदले हर समस्या जाति की समस्या बन जाती थी, या धर्म की समस्या बन जाती थी, या समाज की समस्या बन जाती थी। बिल्कुल। और इसी क्रम में एक और बात मैं कहूं कि जो उपन्यास के विकास में बाधक बात थी वो ये कि भारत की अनेक भाषाओं में गद्य का व्यवस्थित विकास नहीं हुआ था। बिल्कुल। स्वयं हिंदी में आपको मालूम है कि 19वीं सदी की शुरुआत में नाम मात्र का गद्य विकसित हुआ। जी। कुछ फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से। जी। और कुछ पुराना भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई बड़े पैमाने। हाँ, उसको मानक गद्य या उस नहीं कहा जा सकते। जी नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात इसी के साथ यह थी कि अंग्रेजों के साथ ही इस देश में प्रेस आया। तो जब प्रेस ही नहीं था तो प्रकाशन कहां से होता, और जब प्रेस और प्रकाशन नहीं था तो पत्र पत्रिकाएं कैसे कहां से होती। इसीलिए 19वीं सदी के मध्य से या थोड़ा पहले से, सबसे पहले बंगाल में, उसी के साथ बॉम्बई और महाराष्ट्र में, और फिर मद्रास में धीरे धीरे प्रेस के साथ पत्र पत्रिकाओं का निकलना शुरू हुआ। तो ये बहुत सारे बाधक तत्व थे। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि उपन्यास का जन्म भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध के शुरू से हुआ, और जब हुआ तो बाहरी भीतरी अनेक तरह के दबावों और प्रभावों के साथ उपन्यास का विकास बहुत तेजी से हुआ। अब मैं यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि भारत में जब उपन्यास नाम की विधा आई, तो चूंकि ऐसी कोई विधा ठीक रूप से उससे मिलती जुलती विधाएं थी जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, लेकिन ठीक उपन्यास जैसी कोई विधा भारत में पहले से थी नहीं थी। तो तब उसका एक पहला सवाल लोगों के सामने ये आया कि इसका नाम क्या हो। बिल्कुल। और उसका जो समस्या का समाधान अलग अलग भाषाओं में निकला, वो स्वयं इतिहास अपने में दिलचस्प है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा मैं करना चाहूंगा। हिंदी में और उत्तर भारत की बहुत सारी भाषाओं में जो शब्द प्रचलित है वो है उपन्यास। जी। ये उपन्यास शब्द सबसे पहले बंगला में बनाया गया 1854-55 के आसपास। भूदेव मुखोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी जिसमें 2 लंबी कथाएं थी, और उसका नाम उन्होंने दिया ऐतिहासिक उपन्यास। तो उपन्यास शब्द का जन्म बंगला में हुआ जी। और धीरे धीरे हिंदी ने इसको अपना लिया, अपने वाले लिए, और यह शब्द स्वयं अपने आप में उपन्यास नाम की विधा को काफी ठीक ढंग से व्यक्त करता है। इसलिए हिंदी के अलावा और कई भाषाओं ने अपनाया, इसी शब्द को ले लिया जी।
हिंदी के बगल में और साथ साथ चलने वाली भाषा उर्दू जी में आप देखिए तो उर्दू में एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा फसाने आजाद नाम से। जी ये किताब है, उपन्यास है, रतन नाथ सरसार ने ये 1868 में लिखा गया। जी जी और उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूं जैसी किताब उर्दू में इसके पहले नहीं लिखी गई। तो उन्होंने सोचा कि इसका कोई नाम दे, तो नाम दिया उन्होंने और उसको कहा कि ये नॉवल है। अच्छा, ध्यान रखिए कि अंग्रेजी का जो नॉवेल शब्द है जी। उसका भी शाब्दिक अर्थ होता है नया। और रतन नाथ सरसार ने जो नॉवल कहा उसका भी अर्थ है नया। इसलिए उर्दू में नॉवल, लेकिन बाद के दिनों में उर्दू वालों ने उस शब्द को छोड़ दिया। जी आजकल आप उर्दू आलोचना देखिए तो वो सीधे नॉवेल शब्द का ही प्रयोग करते हैं, तो उसी को इस्तेमाल करते हैं। वो नॉवेल का प्रयोग नहीं करते। हिंदी और उर्दू के बाद दूसरी भाषाओं की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए तो उपन्यास का बहुत दिलचस्प नाम गुजराती में बना। गुजराती में उपन्यास को नवल कथा कहा जाता है। नवल कथा जी। अच्छा, अब इसमें दो शब्द हैं। एक तो वही नवल है जो अंग्रेजी या उर्दू जिसको भी कह लें जी। हाँ, वो नॉवेल के लिए नॉवल नए के अर्थ में जी। और कथा का संबंध प्राचीन संस्कृत काव्य से था। वहां जो है दो कथा संबंधी दो विधाएं बहुत प्रसिद्ध थी, एक तो आख्यायिका जी। और दूसरी कथा। तो कथा वहां से लिया अपनी परंपरा से जोड़ने के लिए, और नवल जो है वो लगभग आधुनिक मतलब जो शब्द था उसको लिया। बिल्कुल। तो गुजराती में चला नवल कथा। इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि मराठी, जिसमें उपन्यास का विकास बहुत पहले हुआ, मतलब 19वीं सदी में ही, लेकिन शुरू के दिनों में जी बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत प्राचीन नाम स्वीकार किया। उपन्यास को मराठी में कादंबरी कहा जाता है। हाँ जी, अभी भी वो लोग कादंबरी ही कहते हैं। और उपन्यासकार को आज भी कादंबरीकार कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बल्कि मराठी के महान विचारक और लेखक विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेख 1904 में लिखा था जी। कादंबरी नाम से। अब ये जो कादंबरी नाम है, इसमें परंपरा की अनुगूंज या प्रतिध्वनि पैदा करने की कोशिश है। बिल्कुल। क्योंकि कादंबरी कहने का मतलब हुआ कि लगभग बाण भट्ट की कादंबरी को, उससे ट्रेडिशन जो परंपरा है उसे जोड़ना। बिल्कुल। ये कादंबरी शब्द ही बल्कि कन्नड़ ने स्वीकार किया। अच्छा, कन्नड़ में भी कादंबरी ही कहते हैं। वो तमिल में उसको अंग्रेजी नाम ही मान ले लिया गया, नॉवेल ही कहते हैं। हाँ, और तमिल और मलयालम में वही चलता है। बल्कि तेलुगु में उपन्यास का पहले नाम अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ था, उसको वो लोग वचन प्रबंध कहा करते थे। वचन प्रबंध। हाँ, वचन काव्य वहां बहुत पुराना, माने भक्ति काल के दौरान जो कवियों की कविताएं हैं उनको वचन कहा जाता है। और प्रबंध का मतलब एक बनावट या उसकी स्ट्रक्चर या संरचना की ओर संकेत करता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए पर बाद में उन्होंने वो वचन प्रबंध को छोड़ दिया और दूसरी जो भाषाएं हैं दक्षिण की, उनकी तरह वो भी नॉवेल कहने लगे। ये असल में जो नामों का
ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा, उसमें दो बातें ध्यान में रखने की है। जी। एक तो उपन्यास का नाम सोचते समय जो भारतीय लेखक थे वो एक ओर उसकी नवीनता को स्वीकार करते थे, पर दूसरी ओर उसको भारतीय बनाने के लिए अपनी परंपरा से और परंपरा की स्मृति से जोड़ना भी जरूरी समझते थे। जी। इसी क्रम में एक तरह से कहिए कि उपन्यास एक नई विधा आई, पर वो धीरे धीरे भारतीय बनने लगी। उपन्यास के प्रसंग में बात करते समय एक बात पर ध्यान देना और जरूरी है। देखिए, पश्चिम में उपन्यास का जन्म दो चीजों के, दो प्रवृत्तियों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो जैसा पहले हम लोग कह चुके हैं कि एक तो पूंजीवाद के विकास के जी, बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो। हाँ, लेकिन दूसरा और है, लोकतंत्र के विकास के साथ ही उपन्यास का विकास जुड़ा हुआ है। और साहित्य के जितने रूप हैं उन सभी रूपों की तुलना में उपन्यास सबसे अधिक लोकतांत्रिक विधा है। जी। मैं इसकी थोड़ी चर्चा चलते चलते करना चाहता हूं, अधिक नहीं, कि देखिए उपन्यास में लोकतंत्र अनेक स्तरों पर होता है। एक तो सबसे पहले यही कि जो मैंने सबसे पहले कहा था कि स्वतंत्रता उपन्यास की जान है। बिल्कुल। उसमें तो स्वतंत्रता की चेतना के बिना अगर उपन्यास नहीं हो सकता तो लोकतंत्र भी नहीं रह सकता। नहीं, बिल्कुल। लोकतंत्र की भी चिंता वही है, स्वतंत्रता ही है। जी, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उपन्यास की जो बनावट संरचना होती है वह लोकतांत्रिक होती है। बिल्कुल। माने उसमें आप अनेक भाषाओं, बोलियों जी का उपयोग कर सकते हैं। कोई और ऐसी विधा नहीं है जिसमें इतनी भाषाओं और बोलियों का उपयोग किया जा सके, गुंजाइश हो जितनी संभावना और गुंजाइश उपन्यास में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी के छात्र और अध्यापक और सभी लोग जानते हैं कि इसके सबसे बड़े प्रमाण रेणु के उपन्यास हैं, जिनमें मैला आंचल सबसे मुख्य है। महान उपन्यास है कि कैसे भाषाओं का लोकतंत्र उपन्यास में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भाषाओं के लोकतंत्र से एक और बुनियादी स्तर का लोकतंत्र उसमें आता है। वो ये है कि हम असल में जो जिंदगी जीते हैं वह भाषा के माध्यम से जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं, दुनिया के बारे में जो अनुभव करते हैं, जी, जो अनुभूति करते हैं, उस सब भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। हम अभिव्यक्ति की बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो तो भाषा के बिना संभव ही नहीं है, लेकिन मैं तो अनुभव और ज्ञान कह रहा हूं कि वो भी भाषा के माध्यम से ही होता है। बिल्कुल। तब इसका मतलब ये है कि हमारी व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक चेतना तक एक स्तर पर भाषा द्वारा निर्मित चेतना है। और आप इसका प्रमाण उपन्यास में ये देखेंगे कि रूस के प्रसिद्ध आलोचक, बहुत बड़े आलोचक थे उपन्यास के, मिखाइल बाख्तिन, उन्होंने कहा है कि उपन्यास में स्वरों की अनेकता होती है। देखिए, आप खुद कवि हैं और कवि लोग ये महसूस करेंगे, कविता में केवल कवि का स्वर मुख्य होता है। वर्ग आता है। जी।
वो महाकाव्य से लेकर छोटी कविता तक बात यही सही है। जी जी जी। कि कवि का स्वर सारे स्वरों को नियंत्रित करता है, वह उस सारे स्वरों को रूप देता है और दिशा भी देता है। लेकिन अच्छे उपन्यास की विशेषता ये है कि उसमें अलग अलग पात्रों के अलग अलग स्वर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप गोदान उपन्यास को लीजिए, जी। उसमें होरी का जो स्वर है उससे भिन्न स्वर उनके बेटे गोबर का स्वर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, उसी समाज का है वो, मतलब एक ही समाज का होने के बावजूद अलग अलग है। जी बिल्कुल। ये उन दोनों की आपसी बातचीत से भी आप पा सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरों से जो बात करते हैं उसमें भी दोनों के स्वरों में फर्क दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। माने होरी के स्वर में एक तरह का विनय है। विनय है। आप उस विनय को चाहे तो दब्बूपन भी कह सकते हैं, व्याख्या उसकी संभव है। संभव जी। उसमें एक तरह का भाग्यवाद है। उसमें परिस्थितियों के बीच कुचले गए आदमी की निरीहता दिखाई देती है उसकी हर बात में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इसके ठीक विपरीत युवक गोबर में एक अखड़ता है। अखड़ता है जी। वो लगभग परिस्थितियों से ही नहीं, विरोधी व्यक्तियों से भी लड़ने की मानसिकता प्रकट उसकी भाषा से होती है ना। वो एक नए युग का मतलब एक तरह से, हाँ, मतलब अपने संवादों, अपने पूरे चरित्र से एकदम एक संकेत करता है वो। बल्कि अगर दूसरों के पास विनय दिखाता है तो विनय के बीच में व्यंग करता है। हाँ। निश्चित वो मतलब एक जो नया समाज बन रहा था या जिसके आने की एक उम्मीद बन सकती थी, चाहे वो असल में नया समाज बनाने की चिंता उसको हो चाहे न हो। जी जी। लेकिन जो पुराना शोषक और जड़ समाज है उससे निकल भागने की बेचैनी छटपटाहट, सूत्र बस वही, मतलब सूत्र की तरह से है, वो चलता है। जी बिल्कुल। तो अब इसके बाद से आप देखिए तो धनिया का स्वर अलग है, बहुत मतलब बड़ा चरित्र है। वही धनिया से अलग स्वर झुनिया का है। वो भी मतलब जिस तरह की चरित्र है उभर के आती है और आरंभ में जिस तरह के संवाद बोलती है, वही वो तो एक बिल्कुल नई स्त्री बोल सकती है। एकदम युवती है, वो युवती है। माने वो उठान और युवा अवस्था में जिस तरह का बिल्कुल आत्मविश्वास होता है, जिस तरह की एक लापरवाही होती है उसके स्वभाव में, साहस भी होता, सब है उसके स्वभाव। बिल्कुल। ये उसकी भाषा से आप पहचान सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे और आगे चलिए, वो वैसे तो प्रेमचंद के गोदान में स्वरों की अनेकता पर ही एक लंबा व्याख्यान दिया जा सकता है। लेकिन इस सबसे अलग आप देखिए तो राय साहब का स्वर, जमींदार हैं, माने उनके स्वर में एक प्रकार की दबंगई है। हाँ, वो जैसा कि फ्यूडल होते थे जैसे, उनके स्वर में अहंकार भी है, उनकी निरीहता में भी दमन की प्रवृत्ति मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और वो निरीह दिखते हैं, होरी से अपना दुख कहते हैं, और दूसरी ओर तत्काल हुक्म देते हैं मजदूरों को पीटने का। जी। इस सबसे अलग 2-3 और पात्र हैं। मेहता एक बौद्धिक है, बिल्कुल प्रोफेसर है जी। उनके संवाद सुनिए तो एक बौद्धिक स्वर उसमें दिखाई देता है। एक तरह की दार्शनिकता, दर्शन के अध्यापक ही हैं। जी, दर्शन के अध्यापक हैं। उसके साथ ही उनकी मित्र है मालती। चूंकि आधुनिक पढ़ी लिखी युवती है तो उसकी भाषा और धनिया झुनिया आदि की भाषा में जमीन आसमान का बहुत फर्क है। उसके बाद
खन्ना है, पत्रकार है, एक ओंकार नाथ वगैरह वगैरह। मैं केवल अब इस विस्तार को कम करते हुए ये कहूं कि गोदान जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास में स्वरों की अनेकता और स्वरों का लोकतंत्र आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। और इससे ये साबित होता है कि उपन्यास किस तरह की लोकतांत्रिक विधा है। हिंदुस्तान में जब उपन्यास आया तो लोकतंत्र तो था नहीं, लेकिन यह ध्यान रखिए कि कभी कभी साहित्य समाज और समाज की गतिविधियों से आगे भी चलता ही है। प्रेमचंद खुद कहते भी। हाँ, प्रेमचंद ये कह गए हैं कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली सच्चाई है, मशाल दिखाने वाली। मशाल, जी हैं। तो इसलिए समाज में तो लोकतंत्र नहीं था, लेकिन रचनाकार प्रयत्न कर रहे थे कि एक तरह से जो समानांतर दुनिया है साहित्य की, उसके भीतर लोकतांत्रिक चेतना जितनी अधिक उभर सके उतनी अधिक उभरे। मोर्चा था ना, वो एक मोर्चा था। हाँ, मतलब सामंतवाद और उपनिवेशवाद के सबके विरुद्ध जी। तो इस तरह से उपन्यासों के माध्यम से लोकतांत्रिक चेतना भी विकसित हो रही। बिल्कुल। अब मैं एक दूसरे प्रसंग की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उपन्यास का जब भारत में विकास हुआ और जिन परिस्थितियों में हुआ, तो उन परिस्थितियों में उपन्यास के सामने दायित्व तो बहुत थे जी। बहुत सारे काम थे। एक तो भारत में उपन्यास का जब विकास होने लगा तो देखिए, एक महान और महत्वपूर्ण विधा की एक विशेषता ये होती है कि वह एक स्तर पर अपने समाज को प्रतिबिंबित करता है और दूसरे स्तर पर अपने समाज के सांस्कृतिक अनुभव को भी प्रतिबिंबित करता है। हिंदुस्तान में जब उपन्यास आया तो एक समस्या तो यही हुई कि उसका रूप क्या हो, फॉर्म क्या बने जी। जिसको उपन्यास की कला कहते हैं उसको कैसे साधा जाए, कैसे। भारतीय उपन्यासकारों के सामने कथा कहने के 4-5 रूप उपलब्ध थे। एक तो स्वयं पुरानी भारतीय परंपरा में संस्कृत और पाली में कथा कहने की बहुत महत्वपूर्ण और महान परंपराएं मौजूद जी। बिल्कुल उपलब्ध है। देखिए, सारी दुनिया के लोग ये मानते हैं, पढ़े लिखे लोग, कि दुनिया को भारत ने कथा की कला दी है जी। माने जो दुनिया के प्राचीनतम कथा के संग्रह हैं उनमें भारत में 2 हैं। एक तो पैसाची में लिखा गया बड्ड कहा तो मिलता नहीं, लेकिन उसका जो संस्कृत रूप है बृहद कथा, हाँ। और जिसका आगे विकास कथा सागर में हुआ वह तो उपलब्ध है। बिल्कुल उपलब्ध है जी। तो एक तो वो, और दूसरी ओर स्वयं जातक कथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण जी। बिल्कुल। तो एक तो भारतीय उपन्यासकारों के सामने कथा कहने की संस्कृत की परंपराएं थी जी। जिसका आगे विकास 10 कुमार चरित, कादंबरी आदि में हुआ था। जी। दूसरी परंपरा अरबी फारसी के माध्यम से दास्तानों और किस्सों की परंपरा थी। वो भी थी जी। स्वयं अरेबियन नाइट्स जिसका असर सारी दुनिया पर पड़ा है, अभी भी है। तो जिसका प्रभाव बाद में उर्दू के उपन्यासों पर बहुत गहरा पड़ा। बहुत।
और हिंदी में भी बल्कि कहिए कि वो जो किस्से और दास्तानों की परंपराएं हैं, उनका असर देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों पर है और बल्कि महान प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों पर भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने स्वीकार भी किया है एकदम जी। तो दूसरी परंपरा ये थी। तीसरी परंपरा स्वयं लोक कथाओं की थी। और देखिए, मैंने शुरू में डॉन क्विक्सोट और उसके लेखक सार्वेंटीज का नाम लिया था। स्वयं डॉन क्विक्सोट में सार्वेंटीज ने लिखा है कि मैं वैसी ही कथा कह रहा हूं जैसे हमारे यहाँ लोक कथाएं कही जाती। लोक कथाएं कही जाती हैं। मतलब दुनिया के महान उपन्यासकारों ने अपने अपने समाजों की लोक कथाओं से कथा की शैली मतलब ली है, वहीं से ली है जी। ली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको याद होगा कि इसके दो बड़े उदाहरण तो मेरे सामने हैं। एक तो रूसी के महान उपन्यासकार तालस्ताय की कहानियां अगर आप पढ़ो तो लगभग उसी तरह शुरू होती हैं जैसे लोक कथाएं कही जाती है। और स्वयं हिंदी के प्रेमचंद बिल्कुल बराबर वो एक था राजा के अंदाज में। गजब की किस्सा गोई है। हाँ वही जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये तीसरी बात थी लोक कथा वाली। एक चौथी परंपरा थी कि हिंदी से पहले और दूसरी अनेक भाषाओं से पहले चूंकि बांग्ला में उपन्यास का विकास हुआ, तो हिंदी के लेखक उपन्यास लिखते समय बांग्ला के उपन्यासों को भी ध्यान में रखे हुए। एक मॉडल वो भी था। मॉडल वो भी था। और चौथा मॉडल अंग्रेजी में मौजूद उपन्यास साहित्य था। स्वयं अंग्रेजी के उपन्यास लोग पढ़ते थे और इस बात पर कम ध्यान दिया गया है कि हिंदी में शुरू के दिनों में और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उपन्यास के विकास में उपन्यासों के अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हिंदी में 3 भाषाओं से लगातार अनुवाद होते थे। एक तो बांग्ला से, दूसरे अंग्रेजी से और तीसरे स्वयं उर्दू से भी हुए जी। हाँ। तो ये जो 4-5 तरह की शैलियां और संरचना विधियां उपलब्ध थी, उस सबका उपयोग भारतीय उपन्यासों ने किया है। और जगह जगह इसके प्रमाण देकर उपन्यासों का उल्लेख करते हुए बताया जा सकता है कि कैसे किस उपन्यास ने लोक कथा की शैली अपनाई, किस उपन्यास ने। अब जैसे मैं संस्कृत का आपसे कह रहा हूं, आप में से जिन लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पढ़े होंगे, जी बिल्कुल, उनको ये मालूम है, विद्यार्थियों ने भी पढ़ा होगा बिल्कुल। हाँ। तो विद्यार्थी ये देख सकते हैं कि द्विवेदी जी ढांचा तो अपनाते हैं उपन्यास का जी, लेकिन उसके भीतर जो वर्णन करते हैं बिल्कुल वो संस्कृत काव्य का वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो कालिदास और बाण भट्ट के वर्णन के साथ चलने वाला वर्णन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो संस्कृत का गहरा असर है बिल्कुल उनके उपन्यासों पर। और बल्कि मैं यह भी कहूं कि भारत में जिन लोगों ने उपन्यास को सांस्कृतिक विमर्श के रूप में विकसित किया है, उनमें एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सांस्कृतिक विमर्श बनाते ही उपन्यास में परंपरा से जोड़ना उपन्यास को आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल, उसके बिना बनेगा नहीं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के सारे उपन्यास किसी न किसी तरह से परंपरा से बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हुए। और भी दूसरे बड़े उपन्यासकार हैं, खाली हजारी प्रसाद द्विवेदी अकेले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्वयं राहुल जी के अनेक उपन्यास
बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए। जी बिल्कुल, वो तो खैर वैदिक परंपरा से उनका दिवोदास नाम का जो उपन्यास है वो सीधे वैदिक परंपरा से जुड़ता है। उनका सिंह सेनापति नाम का जो उपन्यास है वो बौद्ध परंपरा से जुड़ता है। तो इसलिए असल में भारतीय उपन्यासकारों के सामने एक बड़ी समस्या एक पराई विधा को भारतीय बनाने की थी। बिल्कुल बिल्कुल बनाया। ये भारतीय बनाने का काम कई तरह से हुआ। उसमें से पहला जो है रूप के स्तर पर भारतीय बनाने का काम इस तरीकों से लोगों ने किया कि अपनी पुरानी कथा की परंपरा से उसको जोड़ा। बिल्कुल। भारतीय बनाने के प्रयत्न की कुछ और महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये है कि देश गुलाम था, ये हर पढ़े लिखे आदमी को मालूम था। मालूम तो सामान्य लोगों को भी था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में गुलामी के बोध के साथ साथ स्वाधीनता की बेचैनी, हाँ, एक चेतना उसकी आ रही थी। जी। तो उपन्यास का भारत में पहला काम था राष्ट्रीय चेतना का विकास। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बड़े आलोचक अभी 5-7 साल पहले उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब आई है और उस किताब का असर सारी दुनिया में उपन्यास के अध्ययन पर पड़ा है। एक आलोचक हैं अंग्रेजी के, बल्कि समाजशास्त्री मूलतः या पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो, बेनेडिक्ट एंडरसन। हाँ, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक किताब लिखी है इमेजिन्ड कम्युनिटी। जी, वो राष्ट्रवाद के, हाँ, वही वो किताब है जी। और उनकी मूल स्थापना ये है कि उपन्यास के माध्यम से राष्ट्र की धारणा का विकास होता है, राष्ट्र की भावना का विकास होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदुस्तान में उपन्यास का विकास इसका प्रमाण है। मैं सारे इस व्याख्यान और बातचीत में भाग लेने, सुनने, देखने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के 2 उपन्यासकारों को ध्यान रखें। बंकिम चंद्र ने उपन्यास के माध्यम से ही राष्ट्रीय भावना चेतना का निर्माण किया। बिल्कुल किया जी, बिल्कुल। मैंने बंकिम के उपन्यासों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो राष्ट्र की कल्पना का विकास है। जी बिल्कुल। और दूसरे इसके सबसे बड़े प्रमाण अपने प्रेमचंद हैं। बिल्कुल। प्रेमचंद ने यहां अपने सारे उपन्यासों में शुरू से अंत तक एक जो राष्ट्र की उनकी अपनी कल्पना है, अपनी धारणा है, जी जी बिल्कुल, उसको उपस्थित करते हैं और राष्ट्र की अनेक तरह की भ्रामक धारणाओं का खंडन भी करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दूसरा जो इस राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ साथ भारतीय उपन्यास को जो दूसरा काम करना था कि इस देश में जो जाति व्यवस्था की जकड़बंदी थी और उस जाति व्यवस्था से उपजी हुई जड़ सामूहिकता थी और उस जड़ सामूहिकता से व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो हनन था, बिल्कुल, इन तीनों के विरुद्ध खड़ा होना और इन तीनों के विरुद्ध चेतना पैदा करना उपन्यास का काम था। वह किया। इसके साथ ही उपन्यास में, प्रेमचंद के उपन्यासों में जाति व्यवस्था की सबसे कड़ी आलोचना, भरपूर भरपूर। दूसरा एक काम, दुनिया में कहीं भी उपन्यास का विकास वही होता है जहां स्त्री स्वतंत्र हो और स्त्री पुरुषों का संबंध स्वतंत्रता के आधार पर हो। जी बिल्कुल। भारत में स्त्री व्यवस्था और जातिवाद और धर्म के कारण पराधीन थी। भारतीय उपन्यास की एक बड़ी देन है स्त्री की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना। जी बिल्कुल। सारे लोगों में, अभी मैं आपसे जब कह रहा था कि जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष, तो उस जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का सबसे बड़ा प्रमाण है
संस्कार नाम का उपन्यास, जो कि पढ़ाया जाता है हमारे विद्यार्थियों हाँ, को। जी। संस्कार में जाति व्यवस्था और व्यक्तिगत चेतना के बीच द्वंद्व ही मुख्य है। जी बिल्कुल। आप और कई उपन्यासों को देखिए। मैं अंत में बल्कि इस क्रम में यह भी कहूंगा कि देश के इतिहास के साथ उपन्यास का इतिहास विकसित हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात। इतिहास की हर घटना, इतिहास के हर मोड़ पर भारतीय उपन्यास खड़े हैं। बहुत महत्वपूर्ण सबसे बात है ये। महत्वपूर्ण इसीलिए आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले भारत की एक महान लेखिका कर्तुल-ए हैदर का निधन हुआ अभी- है। जी बिल्कुल। हाँ। कर्तुल-ए हैदर का एक अत्यंत महान उपन्यास है आग का दरिया। जी बिल्कुल। आग का दरिया जितना राजनीतिक है उतना ही सांस्कृतिक विमर्श भी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह से बौद्ध काल से लेकर देश के विभाजन तक की कथा और उसमें भारतीय मनुष्य की चेतना के विकास की प्रक्रिया व्यक्त हुई है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय उपन्यास ने भारतीय समाज के इतिहास के साथ अपना विकास किया है और उपलब्धि की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज हमारे विद्यार्थियों को इतनी सूचनाओं और इतने गहरे विश्लेषण से भरा हुआ यह व्याख्यान सुनने को मिला, इससे वे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। हम इस क्रम को आगे भी बढ़ाएंगे किसी आगामी परामर्श सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।